नमस्ते दोस्तों। आज का वीडियो का विषय रहेगा वर्क सेंट्रिक ऑर्गेनाइजेशन। किसी भी संगठन में जो संगठन का कार्य है उसको किस प्रकार प्रधानता दी जाए जिससे कि उसमें प्रोग्रेस लाया जा सके। पिछली 2 श्रृंखलाओं में हमने किसी भी संगठन को कैसे कायाकल्प करें इस विषय पे बात किया और 2 एस्पेक्ट हमने देखा। एक एचआर जो ह्यूमन रिसोर्स है उस पे बात किया और दूसरे एपिसोड में हमने टेक्नोलॉजी के ऊपर बात किया। टेक्नोलॉजी किस प्रकार इम्पॉर्टेंट है और उसमें क्या क्या हमें करना चाहिए। आज तीसरा एस्पेक्ट हम ले रहे हैं, वो है संगठन को वर्क सेंट्रिक बनाना। तो जो सिक ऑर्गेनाइजेशंस हैं उसके लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण है और नॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके लिए भी है। दोस्तों, मैं प्रभाकर सिंह हूँ, पूर्व महानिदेशक केंद्रीय लोक निर्माण विभाग भारत सरकार में था। इसके बाद मैं आंध्र प्रदेश सरकार में टेक्निकल एडवाइजर के रूप में कैबिनेट मंत्री के पद पर स्थापित था। तो मैं जो मेरे एक्सपीरियंस है उनके थ्रू मैं ये बताना चाहूँगा कि किस प्रकार ऑर्गेनाइजेशन को सिकनेस से बाहर लाया जाए। आज का एस्पेक्ट रहेगा वर्क सेंट्रिक ऑर्गेनाइजेशन। कोई भी काम करे ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी पॉलिसी हो, रूल्स या रेगुलेशंस हो, कोई भी फंक्शन हो, उसको अगर हम एक लिटमस टेस्ट की तरह अगर देखें, क्या उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए वह रिलेवेंट है, तो वह है वर्क सेंट्रिक या ऑर्गेनाइजेशन के हित में वो कार्य है या नहीं है। अगर नहीं है तो उसको वहीं छोड़ देना चाहिए, उस पर कोई भी कार्य करने की ज़रूरत नहीं है। वो काउंटर प्रोडक्टिव हो सकता है, वो ऑर्गेनाइजेशन का समय बर्बाद करेगा, रिसोर्सेज बर्बाद करेगा, उसको सिकनेस की तरफ ले जाएगा। मैं कुछ एग्जांपल दूंगा सीपीडब्ल्यूडी में किस तरीके से मैंने किया। जब मैं ट्रांसफ़र पोस्टिंग की मीटिंग में बैठता था तो जो मुझे ब्रीफ किया जाता था उसमें बताया जाता था कि ये डीओपीटी का रूल है, ये सीबीसी का रूल है, इसके हिसाब से हमें ये ट्रांसफ़र करना है, ये पोस्टिंग करना है। मैं पूछता था वो तो ठीक है, जो बाहर के ऑर्गेनाइजेशंस हैं या जो स्टैट्यूटरी बॉडीज़ हैं उनके जो रूल्स रेगुलेशंस हैं वो तो हमें फॉलो करना ही करना है, लेकिन हमारी पॉलिसी क्या है कि जो हमारी वर्क रिक्वायरमेंट क्या है उसके ऊपर आपने तैयारी की है क्या। उस पर कोई पॉलिसी नहीं थी, उस पर कोई तैयारी नहीं होती थी और रूटीन तरीके से लोगों का ट्रांसफ़र पोस्टिंग कर दिया जाता था। वो वहाँ के लिए सूटेबल है या नहीं है उसका हमें कोई ध्यान नहीं रहता था, ना उसका कोई डेटा होता था हमारे पास। सब क्वालिफिकेशन होने के बाद भी, इक्वल क्वालिफिकेशंस होने के बाद भी 2 व्यक्ति आपस में एक जैसा नहीं होता है, उनकी क्षमताएं एक जैसी नहीं होती हैं, उनकी सूटेबिलिटी एक तरीके जैसी नहीं होती हैं, उनके स्पेशलाइजेशन भी कभी कभी डिफरेंट हो जाते हैं। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, उनके व्यक्तित्व को ध्यान में रखते हुए, उनकी कैपेबिलिटी को ध्यान में रखते हुए हमें ट्रांसफ़र पोस्टिंग करना चाहिए। तो इस बात के लिए हमने डेटा बनवाया और ये बहुत ध्यान रखा क्योंकि ह्यूमन रिसोर्स बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जब तक हम उसको प्रॉपरली उपयोग नहीं करेंगे तो हमारे ऑर्गेनाइजेशन का हित नहीं हो सकता है। बहुत से लोग बाहर जाने में कतराते थे, मेट्रो सिटीज़ में रहना चाहते थे। बात भी सही थी, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन की रिक्वायरमेंट डिफरेंट थी। दोनों एक दूसरे में मेल नहीं खाते थे क्योंकि वर्क हमारे हार्ड एरिया में या अनडेवलप्ड एरिया में होता है, क्योंकि हमारा काम डेवलपमेंट का है। तो मेट्रो सिटीज़ डेवलप्ड होते हैं, उसमें उतनी अपॉर्चुनिटीज़ हमें नहीं मिलती हैं जितने की
बाहर मिलता है, बाहर के एरिया में जितने काम होने हैं। तो हमने उसके लिए कुछ हार्ड स्टेशन और भी बनाए, जिसमें कि उनकी पोस्टिंग होती थी और 2 साल के अंदर अपनी चॉइस पोस्टिंग पे कहीं भी आ सकते थे। ऐसे भी कुछ स्टेशन थे जहाँ पे कोई नहीं जाना चाहता था, उसको हमने हार्ड स्टेशन में कन्वर्ट किया। और इसके बाद क्या हुआ, लेकिन जो हमने ये बनाया रूल उसको रिलीजियसली फॉलो भी किया, तो लोगों में कॉन्फिडेंस आया कि हाँ, अगर मैं 2 साल के लिए किसी भी तरीके से चला जाता हूँ फैमिली नॉन फैमिली स्टेशन या हार्ड एरिया जो है, तो मुझे फिर वापस जहाँ पे मैं चाहूँगा वहाँ पोस्टिंग हो जाएगी। ऐसा करने से हमारे जो वर्कलोड में बहुत ही इजाफा हुआ, बहुत ही उसमें इंक्रीज़ आया। मैंने पिछले एपिसोड्स में आपको बताया है कि किस प्रकार से जो माइनस में वर्कलोड हमारा ग्रोथ रेट चल रहा था उसको किस तरीके से पॉजिटिव में लेके आए और किस तरीके से वो 25 गुने लेवल पे चला गया। हमारे पास रिसोर्सेज बहुत कम थे, धीरे धीरे प्रोजेक्ट्स हमारे पास आने लगे, आदमियों की बहुत कमी थी। तो मैं देखता था जो रूल्स थे हमारे, जो प्लानिंग में पोस्टिंग एई, जो लोग काम नहीं करना चाहते थे या इनकी कोई तकलीफ़ें थी या आसान पोस्टिंग चाहते थे, वो प्लानिंग में रहते थे और प्लानिंग के लिए रिक्वेस्ट भी करते रहते थे। लेकिन एक रूल ऐसा भी था कि कंपलसरी प्लानिंग पोस्टिंग में एई को जाना पड़ेगा, 2 या 3 साल बाद उनको प्लानिंग पोस्ट लेना ही पड़ेगा। तो इससे एक हमारा बहुत लार्ज चंक जो हमारे एईज का था या और भी लेवल्स पे जो थे लोग जो प्लानिंग में बैठते थे और इजी पोस्टिंग होती थी, ज़्यादा उसमें आउटपुट नहीं होता था कंपैरेटिवली, तो उसको मैंने बंद किया। ये बहुत बड़ा डिसीजन था। प्लानिंग और फील्ड पोस्टिंग एक ही कर दी, जो फील्ड में होगा वही प्लानिंग का भी काम करेगा और उसको दोनों सीखना पड़ेगा। वही आदमी जब प्लानिंग में पोस्ट होता था तो हर एक फाइल पे नेगेटिव लिखता था, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन डालता था, और वही आदमी जब फील्ड में पोस्ट होता है तो हर काम को करना चाहता है, उसको पॉजिटिव तरीके से क्लियर करना चाहता है, उसमें कुछ खामियां होती हैं तो उसको दूर करना चाहता है। तो एक तरीके से प्लानिंग की पोस्ट एक रोड ब्लॉक की थी और बहुत से लोग उस प्लानिंग पोस्ट में जाना भी नहीं चाहते थे, जिससे कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन का आउटपुट काफ़ी लो हो गया था। ये भी एक मेन कारण था। तो ये हमने चेंज किया हर लेवल पे। फिर ऑर्गेनाइजेशन हमने ईआरपी इंट्रोड्यूस करने की कोशिश की। ईआरपी से जो ट्रांसपेरेंसी आ जाएगा, जो डिसीजन मेकिंग फास्ट हो जाएगा, ऐसी सोच थी। और उसको करने के लिए बड़ी मेहनत की गई, क्योंकि अभी किसी भी सिमिलर ऑर्गेनाइजेशन में ईआरपी इंट्रोड्यूस नहीं हुआ था सरकार में। ये हमने पहल की। तो ईआरपी करने में सबसे पहले तो हमें ऑर्गेनाइजेशन को पूरा स्टडी करना ज़रूरी था, और जो रूल्स एंड रेगुलेशंस थे, जो मेथड्स थे, उनको ले डाउन करना ज़रूरी था। तो सबसे पहले मैनुअल को देखा गया। मैनुअल 165 सालों से लिखा जा रहा है, उसमें समय समय पर बदलाव आए और बहुत कॉन्ट्रडिक्टरी भी हो गया था। जो एक 450 पेज के करीब पुलिंदा हो गया था, काफ़ी वॉल्यूमिनस हो गया था, और इसकी वजह से काफ़ी ऑडिट और विजिलेंस केसेस भी बनते थे, जिससे लोग काम करने में बहुत डरते थे। मैनुअल का पहला लाइन ही ऐसा था, नो वर्क शुड बी अवॉर्डेड विदाउट सच अप्रूवल, एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल एंड अदर थिंग्स। तो स्टार्ट ही वो नेगेटिव्स होता था, जिसमें कि काम ना करने की ज़्यादा छूट नज़र आती थी बजाय काम करने के। तो इस मैनुअल पे हम लोगों ने काफ़ी मेहनत किया।
और इसको वर्क सेंट्रिक बनाया काम करने के लिए। उसके लिए पहली बार हमने प्रियम्बल लिखा, और प्रियम्बल में ये लिखा कि यह काम करने के लिए बनाया गया है, और काम करने में कुछ बाधा आती है तो उसको दूर करने के लिए इसमें उपाय दिए गए हैं। जो मैनुअल 450 पेज का था उसको हमने घटा के करीब 54 पेज का किया, और प्रोसीजर बहुत सिंपल कर दिए जिससे कि लोग आसानी से काम कर सकें। तो सबसे ज़रूरी है कि ऑर्गेनाइजेशन का जो वर्क कल्चर है, जो ऑर्गेनाइजेशन का मैनुअल है, उसको टाइम टू टाइम देखा जाए कि वो वर्क सेंट्रिक है कि नहीं है। जब हमने इसको मैनुअल को देखा इसमें, तो करीब 7 या 8 लेवल ऐसे थे जिस पे कि डिसीजन मेकिंग था। तो इतने बड़े ऑर्गेनाइजेशन में इतने लेवल पे फाइलें जाती थी, उसमें काफ़ी समय लगता था। उसको कम करने की ज़रूरत थी, और इससे बहुत डिले होता था, प्रोजेक्ट काफ़ी डिले होते थे। तो जो 7 लेवल को हमने घटा के 4 लेवल कर दिया। बहुत सीनियर एसडीजी एडीजी जो थे उनके पास कोई काम नहीं होता था, ऐसे ही घूमते रहते थे, वो रिटायरमेंट का वेट करते रहते थे। प्लानिंग में लोग खाली बैठे रहते थे, कोई काम नहीं था। और फील्ड में कई बार ऐसा होता था कि लोग होते ही नहीं थे, जहाँ प्रोजेक्ट करना है काम करने वाले लोग नहीं होते थे, बहुत कमी होती थी, प्रोजेक्ट बहुत डिले होते थे। तो एक ही ऑर्गेनाइजेशन में इस तरीके की चीज़ें दिखाई देती हैं, और इस पर ध्यान देने की बहुत ज़रूरत होती है। तो हमने एडीजी एसडीजी को कंबाइन कर दिया पोस्ट, एससी और चीफ इंजीनियर को कंबाइन किया। इसी तरीके से जेई पे को कंबाइन किया, जहाँ पे एई होगा वहाँ पे जेई नहीं होगा, जहाँ पे एडीजी होगा वहाँ पे एसडीजी नहीं होगा, जहाँ पे चीफ इंजीनियर होगा वहाँ पे एससी नहीं होगा। तो इस तरीके से एक एक लेवल बीच में से हटा देने से लोगों में इनडायरेक्टली एक डेलीगेशन ऑफ पावर आ गया, एक प्रमोशन हो गया उनके काम में नयापन आ गया, और लोगों में बहुत उत्साह और स्फूर्ति आ गई। जो लोग काम करना चाहते थे उनके लिए बहुत ही अच्छा मौका था। और जो रिवार्ड सिस्टम हमने बनाया उसमें अच्छे काम करने के लिए काफ़ी रिवार्ड भी दिया गया लोगों को, बहुत क्विक प्रमोशंस भी दिए गए, जो कि पिछले एपिसोड्स में मैंने आपको बताया था किस प्रकार 28 साल से घटाकर जूनियर इंजीनियर का प्रमोशन 6 साल में किया गया। तो डीलियरिंग जो हमने किया इसका बहुत ही फ़ायदा हुआ। फिर ये ज़रूरत थी, कभी कभी ऑर्गेनाइजेशन में एक ही तरह काम करते रहने से लोगों की आदत पड़ जाती, वही काम किया जाए। जो टेक्निकल लोग थे मैनेजरियल फंक्शन करने लगे, और धीरे धीरे अपना स्पेशलाइजेशन भूल गए, क्योंकि टेक्निकल काम करने की उतनी आवश्यकता नहीं पड़ी। कंसल्टेंट्स आ गए, आउटसोर्सिंग हो गई हर लेवल पे, तो जो प्रोफेशनल शार्पनेस था वो बहुत कम हो गया। तो हमने ये इनकरेज किया कि हर एक आदमी को अपनी प्लानिंग डिज़ाइन खुद करना चाहिए। जैसे कि हमने प्लानिंग पोस्ट ख़त्म कर दिए, तो फील्ड के लोगों को प्लानिंग डिज़ाइन खुद करना पड़ेगा। और अगर बहुत ज़्यादा स्पेशलाइजेशन की ज़रूरत थी तो उसके लिए मेन मेट्रो सिटीज़ में हमने डिज़ाइन हब्स खोल दिए, जिसमें हर एक डिसिप्लिन के लोग उपस्थित थे, और वो हैंड होल्डिंग करते थे डिज़ाइन में। फील्ड के एरिया में कहीं भी डिज़ाइन में कोई दिक्कत आ रही हो तो उसकी हैंड होल्डिंग करते थे। कॉम्प्लेक्स डिज़ाइन वो लोग करते थे, लेकिन जो कैपेबिलिटी हर लेवल पे डिज़ाइन की कैपेबिलिटी होनी चाहिए
ये हमने लोगों में इंथ्यूज़ किया और इसके लिए जो आवश्यक ट्रेनिंग भी दी गई और ट्रेनिंग पॉलिसी में भी इस तरीके का इंक्लूजन किया गया। पहली बार विभाग में ट्रेनिंग पॉलिसी बनाई गई जिसके तहत किस किस तरह की ट्रेनिंग किस किस को दी जानी है उसका फैसला किया गया। अब जो वर्क सेंट्रिक जो बात है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, जैसे मैं सीबीडब्ल्यू का एग्जाम्पल दोबारा देना चाहूँगा, जो कॉन्ट्रैक्टर रजिस्ट्रेशन होता था उसमें मैं देखता था, मैं उसकी मीटिंग में बैठता था तो बहुत चीज़ें देखी जाती थी कि कागज़, जैसे कि उसका आईटीसी इनकम टैक्स क्लियरेंस, ईपीएफ, ईएसआई, ये सब इनके चीज़ें हैं कि नहीं है। इस तरह की बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स जो थे वो मैंडेटरी थे। जो तो मैंने पूछा कि हम इनकम टैक्स सर्टिफिकेट तो देख रहे हैं इनका, क्या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ये देखता है कि इस कॉन्ट्रैक्टर ने ग्रीन बिल्डिंग बनाया है कि नहीं बनाया है? या ईएसआई, ईपीएफ ऑर्गेनाइजेशंस ये देखते हैं क्या कि हम लोग जो कॉन्ट्रैक्टर है उसने आईएसआई ब्रांड के या रिप्यूटेड मेक के मटेरियल्स लगाए हैं या टेक्नोलॉजी का उपयोग किया है कि नहीं किया है? इसका उत्तर वास्तव में नहीं था। तो हमें दूसरे डिपार्टमेंट्स का तो बहुत ध्यान है, लेकिन क्या हमारे डिपार्टमेंट की रिक्वायरमेंट इसमें आई है कि वर्क की रिक्वायरमेंट आई है? किस तरीके का वर्क उसने किया होना चाहिए, कितना किया होना चाहिए, क्या वो काफ़ी है हमारे लिए? जिस तरीके की हम आइकॉनिक बिल्डिंग्स बनाना चाहते हैं, जिस तरीके की मॉडर्न रिक्वायरमेंट्स हैं, जिस तरह की क्लाइंट के ख्वाहिशें हैं, जिस तरह क्लाइंट के एस्पिरेशंस हैं, देश का एस्पिरेशन है, हमारे डेवलपमेंट विकास का एस्पिरेशन है, क्या उस पर वो चीज़ें इसमें आई हैं कि नहीं आई हैं? तो हमने पाया कि नहीं, उसमें काफ़ी कमी है। तो इन चीज़ों में हमने बदलाव किया। जैसे परफॉर्मेंस रेटिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्टर्स या परफॉर्मेंस रेटिंग ऑफ एम्प्लॉयज़, इसमें भी सीधा वर्क सेंट्रिक, काम कैसा किया है और कितना किया है उस पर ध्यान दिया गया और उसमें किसी इंडिविजुअल का इंटरफेरेंस हमने निकाल दिया। ऑनलाइन सीधा परफॉर्मेंस, जो वर्कलोड है या परफॉर्मेंस है, डे टू डे जो होता रहता है उसकी रिपोर्टिंग हमारे पास आती रहती है और उससे हम लोग निकाल लेते हैं कि इस एम्प्लॉई का क्या परफॉर्मेंस रहा या इस कॉन्ट्रैक्टर का क्या परफॉर्मेंस रहा, और उसके आधार पर जब उनका परफॉर्मेंस अप्रेजल होने लगा तो डिपार्टमेंट में बहुत नई स्फूर्ति आ गई, उत्साह आ गया कि काम को तवज्जो दिया जा रहा है, किसी के अन्य एट्रीब्यूट्स को नहीं देखा जा रहा है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम वर्क सेंट्रिक अप्रोच रखें, जो भी कार्य करें उसको वर्क सेंट्रिक रखें, जो हमारा मेन उद्देश्य है उसको ध्यान में रखें। जैसे कॉन्ट्रैक्टर का एक्सटेंशन ऑफ टाइम था, पहले अपनी मर्जी से कुछ भी लिख दिया लोगों ने और कुछ भी अप्रूव हो गया, प्रोजेक्ट डिलेड है, कई गुना डिलेड है, लेकिन कोई पेनल्टी नहीं किसी के ऊपर, बाद में सब रफा दफा कर देते थे। उसको हमने ऑनलाइन कर दिया। डे टू डे जो साइट पे चल रहा है वो ऑनलाइन में रिपोर्टिंग होती रहेगी और उसको बाद में कोई किसी भी तरीके से कोई बदलाव नहीं कर सकता है। इसी तरीके से सिंगल फाइल सिस्टम इंट्रोड्यूस किया। जैसे एई ने अगर एस्टीमेट बनाया है तो एक्सीएन ऑफिस में वो जाता है, तो एक्सीएन ऑफिस में एक एई प्लानिंग होता है, फिर से उसको देखता है, फिर एक्सीएन देखता है, फिर एससी ऑफिस में जाता है,
तो ऐसी ऑफिस में एक एई प्लानिंग होता है, एक एक्शन प्लानिंग होता है। तो एई प्लानिंग एक्शन प्लानिंग देखता है, फिर एसई देखता है। इसी तरीके से चीफ ऑफिस में फिर सब सारा लेवल रिपीट होता है। तो किसी भी केस में इतने डुप्लीकेशन था और जिसकी वजह से कोई भी डिसीजन लेने में बहुत समय लगता था। इनफैक्ट डिसीजन हो ही नहीं पाते थे, बड़े कॉन्ट्राडिक्टरी कमेंट्स भी आ जाते थे। तो इसको हमने सिंगल फाइल सिस्टम में कर दिया कि एक लेवल के आदमी ने, ऑफिसर ने अगर एक बार देख लिया है तो दूसरा दोबारा किसी भी उस लेवल का आदमी किसी दूसरे दफ्तर में उसको नहीं देखेगा। और इसमें फिर जिम्मेदारी बढ़ गई हर एक आदमी की, अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी, इसमें इन चीज़ों का इंट्रोडक्शन उसमें हो गया। फिर डिजिटल फाइल्स को इंट्रोड्यूस किया गया। पहले फिजिकल फाइल होती थी, उसमें बहुत समय लगता था उसको। अब डिजिटल फाइल सेकेंडों में कहीं से कहीं पहुंच जाता है, उसमें समय नहीं लगता है। और आप कहीं भी हो, कोई ज़रूरी नहीं आप दफ्तर में हो, कहीं भी हो उस फाइल को देख सकते हैं, वहाँ से फाइल को क्लियर कर सकते हैं। तो इसमें स्पीडी डिस्पोजल, स्पीडी डिसीजन, और उसमें ये भी पता लगता है कि फ़ाइल कितने दिन तक कहाँ पे रही, आसानी से पता लग जाता है। तो ये भी नियम बनाया हमने कि अगर फाइल किसी लेवल पे इतने समय से ज़्यादा तक रुकी हुई है तो ऑटोमेटिकली नेक्स्ट लेवल पे डिसीजन के लिए चली जाएगी, और वो जो डिले इन डिसीजन है ये उस अधिकारी के ऊपर एट्रीब्यूटेड रहेगी और ये उसके एपीआर में अपने आप आएगा। तो इस तरीके का सिस्टम हमने किया। जो भी हमारा काम था उसको लोगों को बताना, इसके लिए मीडिया से या क्लाइंट से कोई अभी तक कोई फॉर्मल सिस्टम नहीं था, उसको हमने फॉर्मल बनाया। रेगुलर मीडिया इंटरेक्शन, प्रेस कॉन्फ्रेंस, क्लाइंट से मीटिंग, बिजनेस मीट्स, इन चीज़ों को किया। कभी कभी तो ऐसा भी हुआ कि जैसे आईआईटीज़ के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं, तो एक तरह के प्रोजेक्ट्स हैं, एक तरह की रिक्वायरमेंट है, एक तरह की समस्याएं हैं, तो हमने केवल आईआईटी के डायरेक्टर्स को बुलाया और उनके साथ मीटिंग की, और जो हमारे कंसर्न प्रोजेक्ट यूनिट के हेड्स थे उनको बुलाया। उससे बहुत सारी समस्याओं का समाधान हो गया। तो इस तरीके के इनोवेटिव अप्रोच जो मैनेजमेंट में है, इस पे हमें हमेशा ध्यान देना चाहिए। डेली रिव्यू मीटिंग करता था मैं, और ऑल इंडिया लेवल पे वीकली रिव्यू मीटिंग होती थी ऑनलाइन, और उसमें जो डिसीजन दे दी जाते थे वो रिकॉर्ड हो जाते थे। उसके लिए कोई फाइल चलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। तो इन सब बातों के लिए हमें ऑर्गेनाइजेशन में इस पे ध्यान देना पड़ेगा, किस प्रकार से हम अपने कार्य प्रणाली में सिनर्जी पैदा करें, हमारे क्लाइंट्स में, हमारे एम्प्लॉयज़ में किस प्रकार से सेटिस्फेक्शन हो, और किस प्रकार से हम अपने कार्यों को वर्क सेंट्रिक बनाएं, किस प्रकार से हम वर्क सेंटर्स बनाएं इनोवेटिव तरीके से। इस पर हमें ध्यान देने की बहुत आवश्यकता है। तो फिर अगर इन चीज़ों पर हम ध्यान देंगे तो किसी भी सिक ऑर्गेनाइजेशन को हम टर्न अराउंड कर सकते हैं आसानी से, और किसी भी अच्छे ऑर्गेनाइजेशन को जो कि सिक नहीं है उसकी परफॉर्मेंस में बहुत ज़्यादा इंक्रीज बढ़ोतरी कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज मैं यहीं पे अपना विराम देना चाहूँगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो आप इसको सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए, और अगले एपिसोड में हम किसी भी संगठन को कायाकल्प करने के लिए, जो सिक ऑर्गेनाइजेशन है उनको टर्न अराउंड करने के लिए और क्या उपाय हो सकते हैं उस पर चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।